इन सब आंदोलनों को समझने के बाद अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष के मायने कि जन आंदोलन के बारे में जब हमने इतना पढ़ा तो अब हम जाने इसकी कमियां क्या थी, इसकी त्रुटियां क्या थी, क्या खामियां थी। सबसे पहली, लामबंद किए जाने वाली जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित व अधिकारहीन वर्गों से संबंध रखती है। जन आंदोलनों के माध्यम से जिस जनता को हम लामबंद करते हैं वो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित है, अधिकारहीन है। लेकिन जन आंदोलनों द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों को देखें तो जानेंगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो भी हुई इन आंदोलनों में, उसमें इन तबकों को वंचित रखा गया। इन तबकों के लोगों को अपनी बात प्रकट करने का अवसर ही नहीं मिला। अर्थात नेतृत्व जो है, इन आंदोलनों का नेतृत्व, वो उतना लोकतांत्रिक नहीं रहा। किसी भी जन आंदोलन में नीचे के तबके के लोग जो वास्तव में वंचित हैं, वे अपनी आवाज मुखर नहीं कर पाए। आंदोलन इस हद तक सफल रहा कि आंदोलन के उद्देश्य को कुछ हद तक पाया जा सका, प्राप्त किया जा सका, लेकिन उसका फायदा नीचे के तबके में वंचित लोगों तक नहीं पहुंचा। इसमें कोई दो मत नहीं। तो यदि मैं इसे एक पंक्ति में बोलूं तो जन आंदोलन के माध्यम से जो लामबंद की जाने वाली जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित और अधिकारहीन बनी रही, और इसका कारण था जो तौर तरीके अपनाए गए वो उतने लोकतांत्रिक नहीं थे जहां पर इनकी आवाज, इस वंचित लोगों की आवाज वास्तव में मुखर हो सके। दूसरी कमी इस ऐसे जन आंदोलनों की, इसका कुल असर जो है वो सार्वजनिक नीतियों पर बड़ा सीमित रहा। इन आंदोलनों का असर सार्वजनिक नीतियों में, पब्लिक पॉलिसी में, क्योंकि समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के आसपास ही जनता को लामबंद करते हैं। ये कोई एक मुद्दा लेके चलते हैं। इस प्रकार समाज के किसी एक वर्ग को ही इसका फायदा मिल पाता है, और इन आंदोलनों में समाज का कोई खास वर्ग का प्रतिनिधित्व ज्यादा रहता है, किसी खास वर्ग की वर्चस्वता बन जाती है, और उस वर्ग के लोग अंत में इस उद्देश्य के मातहत अपनी बातों को भुनाने में सफल हो जाते हैं। अपना प्रभाव बनाने में, अपना राजनीतिक कुनबा बढ़ाने में, अपनी आर्थिक, अपना सामाजिक रुतबा बढ़ाने में, आदि आदि में सफल हो जाते हैं। और इसका कारण और इसका परिणाम क्या कि सार्वजनिक नीतियों पर सीमित प्रभाव जन आंदोलनों का ये स्पष्ट देखा जाता है। लोकतांत्रिक राजनीति जो है, लोकतांत्रिक राजनीति, ऐसी राजनीति जिसमें वास्तव में लोकतंत्र हो, ऐसी लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर ही चलती है। लेकिन जन आंदोलनों में ऐसा नहीं हो पाता। जन आंदोलनों में इतनी लोकतांत्रिकता संभव नहीं हो पाती। ये बड़ा मुश्किल है कि जन आंदोलन में हम लोकतंत्रता लाएं पूर्ण रूपेण, क्योंकि उसमें निर्णय लेने में जो विलंब होगा वो भारी हो जाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक चीज के लिए बदनाम है कम से कम, और वो है कि निर्णय बड़े धीरे होते हैं। क्योंकि निर्णय लेने से पूर्व सच्चे लोकतंत्र में सुनिश्चित किया जाता है कि समाज के हर तरफ के संबंधित हर तबके के विचार सुन लिए जाएं, ले लिए जाएं, और फिर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाए। इसमें समय बहुत लगता है। लेकिन यदि हम जन आंदोलन की बात करें तो वहां पर ऐसी लोकतांत्रिक नेतृत्व की, लोकतांत्रीय नेतृत्व की संभावना नहीं दिखती। यद्यपि जो गठबंधन होता है वो वंचित वर्गों का होता है, पर जो नेतृत्व होता है वो किसी और के हाथ में चला जाता है। ये इसकी तीसरी कमी है, और बहुत बड़ी कमी है, लेकिन सच्चाई है, यथार्थ है। चौथी कमी जन आंदोलन की जो हमने कुछ वर्षों में देखी है
कि धीरे धीरे जो जन आंदोलन और राजनीतिक दल हैं, इनके बीच में जो परस्पर संबंध हैं वो कमज़ोर हो रहा है। जन आंदोलन की सफलता काफ़ी कुछ राजनीतिक दलों के सहयोग, राजनीतिक दलों के पैट्रोनेज पर निर्भर करती है। कहीं न कहीं राजनीतिक दलों का इनके साथ संबंध होना जरूरी है यदि जन आंदोलन को सफल बनाना है तो। उसी प्रकार राजनीतिक दलों की सफलता भी इस बात पर निर्भर है कि वे किस हद तक जन आंदोलनों के साथ जुड़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि इन दोनों के बीच संबंध थोड़े कमजोर हो गए हैं, जिससे क्या हुआ है कि राजनीति में एक सूनापन आ गया, एक खाली स्थान हो गया है, और ये खाली स्थान एक बड़ी समस्या बन गया। और सूनापन इसलिए आया क्योंकि जन आंदोलन दूर हट चले हैं, राजनीतिक दलों से दूर हो गए, जिसके अपने कारण हैं। तो संक्षिप्त में हम कह सकते हैं ये चार इसकी कमजोरियां हैं जन आंदोलन की, ये चार इसकी त्रुटियां हैं, कमियां हैं जन आंदोलनों की। वैसे देखा जाए तो इन कमियों को पूर्ण रूपेण तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखते हुए यदि जन आंदोलनों को आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से और सफलता की उम्मीद की जा सकती है। भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में जन आंदोलन की क्या भूमिका है? यदि हम बात करें तो जन अथवा सामाजिक आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को या किसी भी लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं, मजबूत करते हैं। जन आंदोलन लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ है। मैंने पूर्व में आपको कहा था कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वास्तव में वो है जहां लोग अपनी आवाज़ रख सकें, और जब वो आवाज़ शासन तक नहीं पहुंचती तो अपने आवाज़ को शासन तक पहुंचाने के विभिन्न जरिए जो लिए जाते हैं उसमें से एक जरिया है आंदोलन, जो संभवतः अंतिम रास्ता होता है। और आंदोलन कई तरीके के होते हैं, रैलियों के माध्यम से, उसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से, और भी बहुत सारी भाषणों के माध्यम से, आदि आदि। तो जन आंदोलन पहली बात लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। जन आंदोलन या सामाजिक आंदोलन की बात करें तो दूसरी बात याद रखिए, ये केवल सामूहिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसे हम ऐसे भी देखें कि ये लोगों को जागरूक करता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जन आंदोलन का। जन आंदोलन को केवल हम ये ना माने कि वो सामूहिक कार्रवाई है, एक पूरा भीड़ किसी उद्देश्य के लिए आंदोलित होती है, नहीं। इसे हम ऐसा भी देखें कि जन आंदोलन लोगों में जागरूकता पैदा करने का एक बहुत सक्षम जरिया है। उद्देश्य जो भी हों, उन उद्देश्यों के प्रति चैतन्यता, जागरूकता, चाहे चिपको आंदोलन लें, नर्मदा बचाओ आंदोलन लें, इसने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई। सूचना के अधिकार के प्रति यदि हम उस आंदोलन की बात करें तो उसने हमें अपने उस अधिकार के बारे में महसूस कराया जिसकी हम पात्रता प्रारंभ से रखते हैं एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, पर शासन हमें इससे वंचित करके रखी थी। तो ये बहुत बड़ा पहलू है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, जागरूक करता है। तीसरा, भारत में जो भी आंदोलन हुए हैं उसने लोकतंत्र को मजबूत किया है, इसमें कोई दो मत नहीं। और मजबूत किया है, इसके उदाहरण तीसरे बिंदु में ही जोड़े जा सकते हैं। चिपको आंदोलन, जैसा मैंने बताया, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर परियोजना के खिलाफ आंदोलन, आदि आदि। ये जो भी आंदोलन हुए हैं इसने निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत किया है। लोग अपनी आवाज़ उठा सके, सरकार ने उनकी आवाज़ सुनी, विभिन्न समितियां, दल, प्रचार माध्यमों के माध्यम से संवाद हुआ, और ये जो संवाद है वह लोकतंत्र के लिए अत्यावश्यक है। यदि जनता अपनी आवाज़ न रख पाए और शासन व्यवस्था जनता की आवाज़ को अनसुनी करे तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
तो इसलिए ये तीसरा बिंदु बहुत अहम है। आंदोलन का उद्देश्य है कि समस्याओं को दूर करना। इन आंदोलनों का उद्देश्य यही है कि दलीय राजनीति की समस्या को दूर करना। चौथा बिंदु क्या है? ऐसे जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, इनसे, इन आंदोलनों के जरिए ये जो वर्ग हैं ये अपने हितों को सामने रख सकता है, अपने हितों को उजागर कर सकता है, अपने हितों की रक्षा के लिए समुचित तरीके से आवाज उठा सकता है। ये इसका चौथा बिंदु है। वर्गों द्वारा अपने हितों के लिए आवाज उठाना और उसे उजागर करना, उसे सामने लाना, अपनी दिक्कतों को, कठिनाइयों को सामने लाना। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो राजनीति अभी तक चल रही थी, इन नव आंदोलनों की आने के पूर्व, यानी 1970 के पूर्व, उस राजनीति के तहत अपनी हितों को सामने रखने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। तो आंदोलनों ने वह रास्ता दिया है जनता को अपने हितों को उजागर करने का। पांचवा, सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वो गहरे तनाव और जनता का जो गुस्सा है उसे एक दिशा देते हैं, और वो भी सकारात्मक दिशा, ए पॉजिटिव डायरेक्शन। अन्यथा जनता हिंसात्मक रास्ते में आ जाएगी। यदि आप उनकी कुंठाओं को, यदि आप उनकी इच्छाओं को कुंठित कर दें, यदि आप उनकी इच्छाओं को अनसुनी कर दें, तो जनता की जो भीड़ में बदल जाएगी, मॉब में बदल जाएगी। आंदोलन शांतिप्रिय रहा। आपने जितने भी आंदोलन अभी तक देखे, सुने, पढ़े, ये सब शांतिप्रिय आंदोलन थे। यदि इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, तो दो चीज़ें होंगी। पहला, जनता कुंठित होकर हिंसात्मक रास्ते में जा सकती है, और दूसरा, शासन को जनता की अपेक्षाएं मालूम नहीं पड़ेंगी, और यदि मालूम पड़ी है तो उसे अनदेखा करके शासन संभवतः लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया। ऐसा शासन क्या, ऐसा तंत्र क्या जो जनता की आवाज न सुने? तो हम ये कह सकते हैं संक्षिप्त में कि भारतीय दलीय राजनीति की समस्या को दूर करने का काम ये जन आंदोलन करती है। इसी प्रकार अगला बिंदु जो है, सामाजिक आंदोलन समाज के बीच के गहरे तनाव और जनता को जो सकारात्मक दिशा देने की बात मैंने कही, उससे हिंसा से बच सकते हैं, उससे हम किसी तरह के विद्रोह से बच सकते हैं। विरोध और विद्रोह में अंतर है। विरोध करने का एक बहुत जायज़ तरीका है जन आंदोलन, और विरोध करते हुए हम अपनी आवाज़ शासन तक पहुंचाएं, यही जन आंदोलन का उद्देश्य होता है। तो सकारात्मक दिशा देने का कार्य करती है। इसके बाद सक्रिय राजनीतिक भागीदारी के रूप में जन आंदोलन जो है वो भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाता है। सक्रिय राजनीतिक भागीदारी के रूप में कई आंदोलन जो राजनीतिक दलों से जुड़ते हैं, ऐसे आंदोलन जो हैं वो लोकतंत्र का जनाधार बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इससे तात्पर्य ये कि चुनावी माहौल में इन मुद्दों पर, जिस पर जन आंदोलन खड़ा है, इन मुद्दों पर विभिन्न राजनीतिक दल जब बात करते हैं तो जन आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की समस्याएं बहुत बड़े स्तर पर लोगों तक जाती हैं, जनाधार बढ़ता है। यह आंदोलन जनसाधारण की उचित मांगों को उभार कर शासन के सामने रखते हैं, क्योंकि कोई भी जन आंदोलन गैर वाजिब कारणों से नहीं प्रारंभ होता। जन आंदोलन के प्रारंभ से पूर्व उसकी इतनी लंबी पृष्ठभूमि बनती है कि जब अंतिम निर्णय जो रहता है वही उद्देश्य होगा आंदोलन का, तभी आंदोलन होता है। अर्थात जो उद्देश्य रहता है वो सामान्यतः जन आंदोलन का हर उद्देश्य बिल्कुल सही उद्देश्य रहता है। और इसलिए
जन आंदोलन जो है अगला बिंदु उचित मांगों को उभार कर सरकार के सामने रखना और इस प्रकार जनता के एक बड़े भाग को जोड़ने में सफल होना, ये इसका जन आंदोलन का 5वां 6वां अहम बिंदु है, खासकर भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में। अंतिम बिंदु हम कह सकते हैं भारतीय लोकतंत्र के संबंध में जन आंदोलन की महत्ता को लेते हुए, जिस जन आंदोलन में बड़ी संख्या में, सामान्यतः जन आंदोलन में हमेशा बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं, तो जन आंदोलनों में बड़ी संख्या में जो लोग भाग लेते हैं उसको उसके समाज की स्वीकृति भी मिलती है, और यदि समाज की स्वीकृति मिल रही है तो इसका मतलब लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। इसका मतलब हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह और मजबूत हो रही है। तो जन आंदोलनों के अध्ययन में हमने क्या सीखा, जन आंदोलनों की महत्ता को कितना समझा, इसको हम बिंदुवार इस अध्याय के अंतिम बिंदु के रूप में, इस अध्याय के अंतिम सब टॉपिक के रूप में थोड़ा समझें। जन आंदोलनों से शिक्षाएं। पहली शिक्षा, लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर समझने में हमें मदद करता है। लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर समझने में मदद करता है। हमने कई बार देखा है कि गैर दलीय राजनीतिक आंदोलन कई बार अनियमित ढंग से खड़े हो जाते हैं। उन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि ऐसे ही उन्हें छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं है। उन्हें समस्या के रूप में जब गैर दलीय राजनीति या गैर दलीय आंदोलन होते हैं तो उन्हें समस्या के रूप में न देख करके उन्हें एक सकारात्मक रूप से देखने की ज़रूरत है। इस आंदोलन का जो भी जन आंदोलन है, इसका उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना है। दलीय राजनीति की जो खामी है, जिसमें वो जनता की आवाज़ शासन तक नहीं पहुंचा पा रही है, क्योंकि दलीय राजनीति में विरोधी दल ऐसा माना जाता है मात्र विरोध करने के लिए है शासन का, और ऐसा मानते हुए बहुत बार ऐसा देखा गया कि शासन विरोधी दल की बातों को अनदेखा करती है। ये लोकतंत्र में सामान्यतया होता है। इसीलिए गैर दलीय राजनीतिक आंदोलन अधिकतर सफल होते हैं, क्योंकि उसमें शासन ऐसा नहीं सोचता कि इस आंदोलन के पीछे किसी विरोधी दल का हाथ है। और इसीलिए गैर दलीय आंदोलनों को समस्या न मानते हुए शासन को समझाइश यही है कि वह इसे एक सकारात्मक कदम माने और गैर दलीय आंदोलन की उद्देश्य की पूर्ति का भरसक प्रयास करे। इस रूप में इस आंदोलन को हम देश की लोकतांत्रिक राजनीति का एक अहम हिस्सा माने और सत्ता पक्ष को हमेशा ऐसे जन आंदोलनों को सीरियसली लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जन आंदोलन किसी एक उद्देश्य के लिए होते हैं और ये उद्देश्य का निर्णय या निश्चय बहुत लंबी प्रक्रिया और सोच समझ के बाद किया जाता है, जिसमें उद्देश्यों में गलत उद्देश्य होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर रहती है। पहली शिक्षा के बाद अब दूसरी शिक्षा क्या है? समाज के नए वर्गों को एक अभिव्यक्ति मिली। जन आंदोलनों के माध्यम से, सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से समाज के उन नए वर्गों को आर्थिक सामाजिक समस्याओं को सामने रखने की अभिव्यक्ति मिलती है, जो अपनी दिक्कतों को चुनावी राजनीति के कारण नहीं रख पा रहे हैं। चुनावी राजनीति से तात्पर्य है जहां उनकी संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि वे चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकें, पर फिर भी इतनी है कि एक वर्ग बने हुए हैं, और समस्या भी इतनी बड़ी है कि वह उनके जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन दुर्भाग्य से कम संख्या के कारण वे ऊपर
राजनीतिक सत्ता को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जन आंदोलन उनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ का जरिया है, उनकी आवाज़ को अभिव्यक्ति देता है। तीसरा लेसन, तीसरी शिक्षा, विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए यह आंदोलन अपनी बात रखने का सबसे अच्छा माध्यम है। समाज के गहरे तनाव, जनता का क्षोभ, इसे हम सार्थक दिशा, इसे हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है। और ऐसा करते हुए ये ऐसे आंदोलन लोकतंत्र की रक्षा ही करते हैं। हमें सभी राजनीतिक दलों को जन आंदोलनों को की तरफ एक सकारात्मक नज़रिया डेवलप करने की आवश्यकता है। ये सोचने की आवश्यकता है, ये महसूस करने की आवश्यकता है कि यदि कोई आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले रहा है तो उनकी आवाज़ की अनदेखी ना की जाए, उनकी आवाज़ को एक गलत या एक समस्या ना माना जाए, बल्कि उनकी आवाज़ को एक सकारात्मक मानते हुए उस पर सकारात्मक सोच से प्रतिक्रिया की जाए। जैसा मैंने कहा, इसी बिंदु के तहत हम ये भी कह सकते हैं कि जन आंदोलन हमारे लोकतंत्र का जनाधार बढ़ाने में सफल हुए हैं, जनाधार को फैलाने में सफल होते हैं। चौथी शिक्षा, इस आंदोलन के आलोचक जो जन आंदोलनों की आलोचना करते हैं वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि अरे आंदोलन के माध्यम से तो धरना, हड़ताल और रैली आदि क्या क्या ये लोग करते हैं, भीड़ तंत्र लाते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि सरकार का काम प्रभावित होता है, क्योंकि इन आंदोलनों में सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी सब लोग आते हैं और इन आंदोलनों में जब रैलियां और हड़ताल आदि होती है तो शहर की या देश की व्यवस्था, रोज की व्यवस्था थोड़ी बिगड़ जाती है, चरमरा जाती है। ये आलोचक ये कहते भी नहीं रुकते कि ऐसे तरह के आंदोलन, इस तरह के आंदोलन से सरकार की जो निर्णय प्रक्रिया है वो भी बाधित होती है, प्रभावित होती है। अर्थात उनकी सोच है कि इस जनाधार का इस जन आंदोलनों का जो दबाव है वो सरकार को निर्णय लेने में बाधित करती है। ऐसी सोच इन आलोचकों की है। साथ ही इन आलोचकों का ये भी कहना है कि इस जन आंदोलन, किसी एक जन आंदोलन का परिणाम ये भी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी प्रभावित होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो भंग होती है, क्योंकि आंदोलन किसी खास उद्देश्य से होता है जो किसी खास वर्ग के लिए होता है, ऐसा इनका कहना है। इसलिए ये लोकतांत्रिक नहीं है। ये जो आलोचकों का जो कहना है ये सरासर गलत है, क्योंकि इतिहास बताता है कि जन आंदोलन जो है वो जिन उद्देश्यों के लिए हुए, सरकार को अंततः उन उद्देश्यों को पूरा ही नहीं करना पड़ा, बल्कि समय के साथ ये देखा गया कि इन उद्देश्यों की पूर्ति में ही समाज की, जनता की, शासन की भलाई निहित थी। समय के साथ पाया गया कि जितने भी ऐसे जन आंदोलन हुए, इससे समाज का उद्धार ही हुआ है, चाहे वो सामाजिक उद्धार हो, चाहे आर्थिक उद्धार हो। और इस प्रकार इन आलोचकों को पुराने इतिहास को देखते हुए एक इस तरह के आंदोलनों के प्रति एक सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, यहाँ पे खत्म होता है। 2-3 बिंदु हम थोड़ा सा इसमें देख लें कि इन आंदोलनों ने क्या तरीका अपनाया है और राजनीतिक दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है। इसका थोड़ा हम अखबारों को पढ़कर अपना एक मंतव्य बनाएं। एक टास्क है आपके सामने। दूसरा ये भी है कि क्या जन आंदोलन को राजनीति के प्रयोगशाला हम मान लें? आंदोलनों के दौरान ऐसे कई प्रयोग होते हैं, क्या इन प्रयोगों को राजनीतिक दल अपनाते हैं? ये आपके मनन चिंतन के लिए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, इस पे थोड़ा विचार मंथन करें।
कई बार ऐसा देखा गया है कि विकास की योजनाओं के कारण कई मकान तोड़े जाते हैं, कई कॉलोनियां धराशायी की जाती हैं, कई बार शहरों को ही विकास के नाम पर गिरा दिया जाता है। थोड़ा यदि आप गहराई में जाएं तो देखें कि जो शहर या जो कॉलोनियां गिराई गईं, धराशायी की गईं, ज़मींदोज़ की गईं, वे किस समाज के किस वर्ग की थी? क्या धनवानों की ही थी, या कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो कॉलोनियां गरीब वर्ग की थी? और यदि गरीब वर्ग की थी तो धराशायी करने के पीछे क्या उद्देश्य था? अर्थात आपको ये सोचना है कि विकास योजनाओं के कारण कभी धनवानों की कॉलोनी या शहर को गिराया गया है? कभी ऐसा सुना आपने कि धनवानों की कॉलोनी गिराई गई? और ऐसा सुनने में संभवतः इसका उत्तर ना में होगा। हम हमेशा देखते हैं कि आदिवासी बस्तियां और गरीबों के घर गिरा दिए जाते हैं, उन्हें अपने स्थान से जीवन यापन जहाँ करते हैं उस जगह से विस्थापित किया जाता है, छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अब छोड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन क्या बाद में उनको वास्तव में उनको मकान दिया गया, उनको वे सुविधाएं दी गई जिससे वे वंचित किए गए? ये कुछ फूड फॉर थॉट हैं, आपको सोचने के लिए विवश करेंगे। अब हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तरी पर आते हैं। प्रश्नों पर कुछ ऐसे प्रश्न जिसका अध्ययन करें इस वीडियो के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, और इसके उत्तर को गहराई से समझकर लिखने की कोशिश करें। तो हम आते हैं प्रश्नों पर। जन आंदोलन और उसके उदय से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, नए सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है? नए सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है? किस प्रकार यह पुराने सामाजिक आंदोलनों से भिन्न है? किस प्रकार यह पुराने सामाजिक आंदोलनों से भिन्न है? इसकी प्रकृति पर थोड़ा विस्तार से लिखें। तो आपको दोनों तरह के आंदोलनों के बारे में थोड़ा बिंदुवार लिखना होगा, और फिर नेचर, प्रकृति, किस तरह की इसकी आदत है, इस पर आपको संक्षिप्त में एक लेख लिखना है। दूसरा प्रश्न, कृषक आंदोलन से क्या तात्पर्य है? कृषक आंदोलन से क्या तात्पर्य है? भारत में हुए कृषक आंदोलन पर एक संक्षिप्त में लेख लिखें। भारत में हुए कृषक आंदोलन पर संक्षिप्त में एक लेख लिखें। किसान संबंधित, जिसमें BKU, भारतीय किसान यूनियन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, हरित क्रांति, और इसके अलावा कुछ और ऐसे आंदोलन जो आपको अतिरिक्त मालूम हो, उसको आप लिखें तो उत्तर अपने में और अच्छा होगा। तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, चिपको आंदोलन का क्या अर्थ है? इसके कारण और प्रभाव लिखें। चिपको आंदोलन का अर्थ, कारण और प्रभाव। चौथा प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की पृष्ठभूमि और आंदोलन से निकले हुए परिणाम, पृष्ठभूमि और परिणाम, इन दो बिंदुओं पर संक्षिप्त में लेख लिखें। उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन पर। और अंतिम प्रश्न है, जन आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है। वाक्य है, जन आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है। इस पर बिंदुवार पक्ष में और विपक्ष में अपनी बात लिखते हुए अपना निर्णय लिखें। बिंदुवार पक्ष और विपक्ष में अपनी बात लिखते हुए अपना निर्णय लिखें।
इस प्रकार ये 5 प्रश्नों के साथ ये अध्याय यहाँ पूर्ण रूप से समाप्त होता है।